पॉइंट ये है कि यूनाइटेड नेशन पहली बात है कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अमेरिका के आगे बोलती नहीं। यूनाइटेड नेशन बनाने का लॉजिक ये था कि वर्ल्ड में कोई वॉर नहीं होंगी, कोई कंट्री किसी की टेरिटरी को कैप्चर नहीं करेगा, कोई किसी के इंटरनल मामलों में इंटरफेयर नहीं करेगा। बट अमेरिका में एक बंदर आके गद्दी पे बैठता है और ट्रम्प regime में वी हैव सीन दैट अमेरिका इज ट्राइंग टू स्विम अगेंस्ट द करंट। अमेरिका अपने आप को रीइंस्टेट करना चाहता है कि वो यूनिलैटरल वर्ल्ड का बेचाज बादशाह है, क्योंकि जब से हम लोगों ने देखा कि जब से रशिया के जो पावर्स हैं वीक हुई या रशिया के डिक्लाइन के बाद से अभी चाइना इतना पावरफुल हुआ नहीं कि अमेरिका को चैलेंज कर सके। और चाइना और रशिया कभी ज्वाइंटली अमेरिका के अगेंस्ट आना नहीं चाहते, क्योंकि चाइना के बहुत सारे इंटरेस्ट अमेरिका के अंदर है। रशिया यूक्रेन वॉर में इन्वॉल्व है, फिलहाल वो भी इतना पावरफुल नहीं है कि अमेरिका जैसी पावरफुल पावर को लड़ सके, उससे टक्कर ले सके। नाउ द इशू इज, आज अमेरिका ने वियतनाम को कैप्चर किया, कल को वो क्यूबा पर भी अटैक कर सकते हैं, क्योंकि साइज में क्यूबा बहुत छोटा है, बहुत छोटी पावर है अमेरिका के कंपैरेटिवली। या ये कहो कि वो हाथी और चींटी के बीच की मुकाबला है, जिसमें चींटी हमेशा हारेगी। फिर उसके बाद हम लोग मानते हैं कि अमेरिका, नजर आ रहा है कि अमेरिका कह रहा है कि ग्रीनलैंड को भी कैप्चर करूंगा। अगर अमेरिका इस तरह से एक बदमाश की तरह, एक गून की तरह बिहेव करेगा, देन वी विल फाइंड कि ऐसा ही दुनिया के अदर कंट्रीज जो हैं इसी टेंडेंसी को फॉलो करेंगे। अब उसी टेंडेंसी में हम लोग ये देख रहे हैं कि रशिया ने यूक्रेन पे कब्जा किया। हालांकि रशिया हमारा दोस्त है, बट किसी भी कंडीशन में हम इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कि एक कंट्री दूसरी कंट्री की एरिया को कैप्चर कर ले। सिमिलरली, ऐसा ही अगर ये कुछ ट्रेंड डेवलप होता है, अमेरिका अगर ऐसा करने की कोशिश करता है, फिर तो हमारा भी कश्मीर के अंदर जो राइट है वो लीगल बनता है। फिर तो उस हिसाब से चाइना भी ताइवान को लीगली कैप्चर कर सकता है, क्योंकि टेक्निकली तो उसी का पार्ट है, वो अक्साई चीन का पार्ट है, सॉरी वो चाइनीज ताइपे का पार्ट है। सो ये जो टेंडेंसी है ये वर्ल्ड में टेंशन ही डेवलप करेगी, और यूनाइटेड नेशन यहाँ पर एक हिजड़े की तरह खड़ा रहेगा, जिसके पास ना तो अपनी को फोर्स है ना अपने पास को फंडिंग है। वो फंडिंग के लिए अमेरिका पर डिपेंडेंट है, फोर्स उसकी को है नहीं, दुनिया की दूसरी कंट्री से वो फोर्स अरेंज करता है और सो कॉल्ड पीस कीपिंग फोर्सेस भेजता है, जिनको गोली चलाने की इजाजत नहीं होती। तो वाई द यूनाइटेड नेशन, व्हाट द यूनाइटेड नेशन इज डूइंग? अगर अमेरिका हाथी है और यही मान लिया जाए कि हाथी के पैर में सबका पैर है, तो यूनाइटेड नेशन का लॉजिक क्या हुआ? फिर तो इसका मतलब ये है कि दुनिया यूनिलैटरल हो गई। इसका मतलब ये है कि इन वन सेंस, अगर डेनमार्क की टेरिटरी अमेरिका छीनता है, ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा करता है, या वो क्यूबा के ऊपर कब्जा करता है, या वो वियतनाम में अपने पपेट्स को बिठाता है, या फिर वो ऐसा ही कोई एक्शन ईरान के अंदर करता है, तो इसका मतलब यूनाइटेड नेशन यूजलेस हो गया ना। तो इसका काम सिर्फ ताड़ी बजाना रह गया, यही काम हुआ ना अल्टीमेटली। तो अल्टीमेटली द पॉइंट इज कि यूनाइटेड नेशन इसी करके बनाया गया था कि दुनिया में एट्रोसिटीज नहीं होंगी, कोई कंट्री किसी की टेरिटरी की वायलेशन नहीं करेगा, कोई हर कंट्री दूसरी कंट्री को इक्वल रिस्पेक्ट देगा। कंट्री चाहे बड़ी है छोटी है, सबकी अपनी अपनी एक सोवरेनिटी है, एक अपनी जो अपनी इंडिविजुअलिटी है, अपनी सोवरेनिटी है। तो अगर उस सोवरेनिटी की ही वायलेशन अमेरिका का जो एक बंदर जो गद्दी पे बिठाया है उन लोगों ने, ट्रम्प जो है, जो कल आज बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजा आया देख के कि एक बेवकूफ जिसको जो तमन्ना में मरा जा रहा है कि उसको नोबेल प्राइज मिल जाए, जो डिजर्व नहीं करता है ना, नोबेल प्राइज लेना किसी भी कंडीशन में डिजर्व नहीं करता, उसकी मतलब जैसे ये आखिरी तमन्ना थी कि एक बार नोबेल प्राइज मिल जाए तो मजा आ जाए जिंदगी में, बाकी तो मकसद पूरे कर ही लिए। जिससे शादी करनी थी कर ली, 50 साल में, 60 साल की उम्र में, बुढ़ापे में भी आके एक मॉडल से शादी कर ली, दूसरी तीसरी बीवी, पहली दो तीन छोड़ने के बाद 15-16 बच्चे हैं, उसके बाद दुनिया की जिस कंट्री को चाहता है डराया आता है, और जहाँ उसको जो चाहिए वो मिल जाता है। जैसे छोटा बच्चा की जिद करता है कि मेरे को चांद चाहिए, वैसा ही उसको एक निप्पल उसकी बोतल मुंह में डाल दी गई कि ले गधे अब चुप हो जा। तो उसको वो नोबेल प्राइज उसने दे दिया है, जो नोबेल प्राइज उसको गिफ्ट किया हो, बेवकूफ ने अपने घर की दीवार पे टांग भी लिया। अरे थोड़ी बहुत अकल तो यूज करता, दुनिया में कहीं तो शो करता कि अमेरिका में थोड़े बहुत किसी में एथिक्स हैं। तो अमेरिका, दिस इज द एथिकल डिक्लाइन। और ये जो आदमी है ये किसी का सगा नहीं है, ना अपनी बीवी का सगा है, ना जिन लोगों ने इसको इलेक्शन में सपोर्ट दी उसका सगा है, ना किसी भी कंट्री का दोस्त बनने लायक है, ये अपने दोस्तों को धोखा देने वाला। एज एन इंडिविजुअल आई एम टॉकिंग अबाउट डोनाल्ड ट्रंप। और यही जो बेवकूफियां ये अमेरिका कर रहा है, आने वाले टाइम के अंदर हिस्ट्री अमेरिका के लोगों को शर्मिंदा करेगी। उन्होंने ऐसे गधे को अमेरिका का प्रेसिडेंट बना दिया था। नाउ इसका मतलब ये है कि अगर ट्रंप यही बेवकूफियां करता है, इसका मतलब ये है कि या तो दुनिया के बाकी कंट्री यूनाइटेड नेशन छोड़ देंगे, जैसे इंडिया के बारे में भी खबर आई थी, इंडिया कह रहा है अगर यही बेवकूफियां चलती रही हम यूनाइटेड नेशन छोड़ देंगे। अगर यही टेंडेंसी चली तो इसका मतलब ये है दुनिया में एनार्की डेवलप होगी, एक एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि दुनिया में अमेरिका के अगेंस्ट लॉबिंग होगी, फिर दुनिया की सारी कंट्रीज या कुछ कंट्रीज जो है अमेरिका के अगेंस्ट एक बड़े ग्रुप में आएंगी, जिसमें हम लोग मानते हैं जिसमें ग्लोबल साउथ की कंट्रीज आती हैं, या फिर जिसमें ब्रिक्स कंट्रीज आती हैं।
या फिर वो सभी कंट्रीज जो एंटी अमेरिकन है। पॉसिबिलिटी यही है, अगर यही बेवकूफ़ी है इसकी, यही बचपना अमेरिका का चलता रहा, ये जो उसकी जो टेंडेंसी है अमेरिका की, अपने आप को सुपर पावर दिखने की, या होते हुए भी वो बचकाना हरकतें या चीप हरकतें करने की अमेरिका की जो टेंडेंसी है, और ये सब लिए एक टर्म है, मुझे वो टर्म याद नहीं आ रही एग्ज़ैक्टली। ये जो उसका जो ऑब्सेशन है अमेरिका का कि अमेरिका इज़ ग्रेट, है ना, बाकी सभी लोग गधे पैदा हुए इस दुनिया के अंदर। तो अमेरिका की ये जो टेंडेंसी है, जिसकी मर्ज़ी ऊपर चाहे 500% टैरिफ, 200% टैरिफ, 50% टैरिफ, 25% टैरिफ, तो ये जो अमेरिका कर रहा है, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। और पॉसिबिलिटी है दैट वर्ल्ड शुड कम टुगेदर, अमेरिका को काउंटर करने के लिए हो सकता है वर्ल्ड विल कम टुगेदर। बट द पॉइंट इज़, अमेरिका की जो बाइंग पावर है, जिसकी वजह से कोई भी कंट्री वल्नरेबल हो जाती है। अगर ब्रिक्स कंट्री में अमेरिका बैन लगाने की कोशिश करता है, वो चाइना के ऊपर 200% इम्पोर्ट ड्यूटी लगाता है और इंडिया के ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी खत्म कर देता है, इसका मतलब हमारा इम्पोर्ट अमेरिका को बढ़ेगा, और अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा बायर है, क्योंकि उसके पास जो फाइनेंशियल पावर है उसकी, वहाँ पर कंपैरेटिवली लोग वेल्दी हैं, हमसे कई गुना ज़्यादा उनकी जो पर कैपिटा इनकम है हर इंडिविजुअल की, अमेरिका में हमसे ज़्यादा है। तो इसका मतलब हम भी एक्साइटेड रहेंगे हमेशा अमेरिका को माल बेचने को, हम बेचें या चाइना बेचे। अगर अमेरिका इंडिया पर 500% टैरिफ लगाए, 100% टैरिफ लगा के चाइना को टैरिफ फ्री कर दे, ऑब्वियसली चाइना अमेरिका के ग्रुप में जाएगा। तो ये जो अमेरिका इस बंदरबांट का ये जो एडवांटेज अमेरिका ले रहा है, आने वाले दिनों के अंदर वी विल सी कि अमेरिका के अगेंस्ट या तो कोई तगड़ा ग्रुप बनेगा, या अमेरिका की ये जो बदमाश वाली हरकतें हैं, ये जो चीप टाइप की हरकतें हैं, जो जिसको जिसको अमेरिका ने, भगवान ने अमेरिका को वेल्दी बनाया, उसको ज्योग्राफी दी, उसको फाइनेंसेस दिए, शायद यही एक रीजन है अमेरिकन एरोगेंस का, जो हमें ट्रंप के अंदर वो जो व्हाइट मैन सुप्रीमेसी वाली जो टेंडेंसी अंग्रेजों में हुआ करती थी, वो जो टेंडेंसी है वो कैरी कर रहा है। उसका रंग गोरा, उसके बालों का रंग जो है डिफरेंट, तो वो उसको कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि वो दुनिया की बेटर रेस से बिलोंग करता है, इसका कि बाकी जो लोग हैं हम सब इन्फीरियर हैं, जैसी किसी जमाने में अंग्रेजों की टेंडेंसी हुआ करती थी। सो दिस इज द एस्पेक्ट। अब यूनाइटेड नेशन को लेकर हम डिस्कस करते हैं। ये किसी किसी खास काम के लिए बनाया गया था, और ये अपना फंक्शन जो है फुलफिल नहीं कर रहा। वी हैव सीन कि अमेरिका ने कई बार अमेरिका के एक्शंस के ऊपर यूनाइटेड नेशन साइलेंट रहा। उसमें इराक अटैक भी आता है, और उसमें बाकी सब एरियाज में भी जो अमेरिका के जो इस तरह की टेंडेंसीज हैं वो बार बार देखने को मिलती हैं। और अमेरिका के मामले के ऊपर यूनाइटेड नेशन चुप हो जाता है, यूरोपियन यूनियन के कंट्री साइलेंट हो जाते हैं। जब अमेरिका ने इराक पर अटैक किया था, सब लोगों ने मना किया था कि, यूरोपियन यूनियन खासतौर पे मना कर रहा था कि इराक के ऊपर अटैक नहीं करो। उसके बाद अमेरिका की जो एक्शन है वर्ल्ड के अंदर, वो एक्सेप्टेबल तो किसी कंडीशन में नहीं है, और खास तौर के ऊपर ट्रंप जैसी घटिया पर्सनैलिटी के पीरियड में खास तौर के ऊपर। सो लेट्स सी आने वाले टाइम के अंदर क्या होता है, दुनिया कैसे कन्वर्ट होती है। बट फिलहाल तक तो मैं इसको बार बार बाबा क्रिटिसाइज करता हूँ, इस सच में इस आदमी का कोई करेक्टर नहीं है। इसकी वजह से अमेरिकन हिस्ट्री जो है, वो चैप्टर याद करेंगे वो लोग आने वाले, उनको शर्म आया करेगी हमने ऐसे बेवकूफ को एक प्रेसिडेंट बनाया था। पर शायद यही हिस्ट्री में लिखा है, यही विधि का विधान है कि जो एक बार ऊपर जाता है वो नीचे आता जरूर है। तो शायद अमेरिका का नीचे आ जाना ही, अमेरिका वो ट्रंप जैसे आदमी को लेके आना ही अमेरिका की जो प्रेस्टीज है उसके डिक्लाइन का सबसे बड़ा फैक्टर बनेगा। अमेरिका में भी इसका क्रिटिसिज्म हो रहा है, खासतौर के ऊपर नोबेल प्राइज लेने की जो बचकाना हरकत जो उसने की, तो वो बताती है कि वो कितना हल्का आदमी है, कितना हल्का घटिया आदमी है। प्राइज ले नहीं रहा है, मतलब ये कि किसी और को मिला हुआ प्राइज नहीं, अपने घर की दीवार पे टांग। और वो कौन है? वो जो वेनेजुएला के अंदर जो अमेरिका के पपेट्स हैं, उन्हीं को शायद वो भी उम्मीद करके बैठी हैं कि वो अमेरिका की प्रेसिडेंट बनेंगी, या जो भी आप समझ लो। दुनिया के हर कंट्री में हर एक तरह के लोग होते हैं, सरकार के फेवर में, सरकार के अगेंस्ट। वो सरकार के अगेंस्ट थी और उसने ट्रंप की सपोर्ट की, उसने जाके अपना नोबेल प्राइज बेवकूफ ने दे दिया। तो ये भी पागल जो है, ये भी दीवार पे टांग के घूम रहा है। अब यूनाइटेड नेशन की रूल क्या है? व्हाट इज द रूल ऑफ यूनाइटेड नेशंस? यूनिलैटरल यूज ऑफ फोर्स, इंटरनेशनल लॉ। अब यूनिलैटरल अमेरिका अपने दम के ऊपर ही कर रहा है कि आज, क्योंकि उसको पता है कि रशिया इस टाइम पर अमेरिका को चैलेंज नहीं कर सकता। चाइना इस कंडीशन में नहीं है कि अमेरिका को चैलेंज कर सके। वो बीच बीच में डरा रहा है। इंडिया को भी उसने जो टैरिफ लगाया, वो एक्चुअल में वो प्री बाउंड्री है, कहीं ये ना हो कि यूनाइटेड नेशन में इंडिया उसके अगेंस्ट प्रपोजल ले आए। हमारी इतनी जरूरत नहीं है, हम इतने बड़े नहीं हुए कि अमेरिका से टक्कर ले लें। रशिया कर सकता है, पर रशिया अपने यहाँ पे बिजी है। चाइना हो सकता है, और मैक्सिमम यही होगा कि ऐसा कोई प्रपोजल आएगा तो इंडिया एब्सेंट हो जाएगा, अमेरिका अगेंस्ट में वोट करेंगे नहीं। हो सकता है चाइना भी ना करे, क्योंकि चाइना का अमेरिका के साथ ट्रेड है। चलो लेट्स सी। So what is the news? Why in the news? Recent unilateral military action by the United States have renewed debate on erosion of international law, weakening of United Nations centered multilateral order, normalization of force outside established legal frameworks. नॉर्मली इंटरनेशनल रिलेशन में हार्ड और हार्श वर्ड नहीं यूज किए जाते,
बट फिलहाल की जो कंडीशंस हैं उसमें लगता है कि यही होगा कि यूनाइटेड नेशन साइलेंट होकर बैठ जाएगा और सिर्फ ताड़ी बजा रहा है और कुछ नहीं कर रहा। जो सिर्फ ताड़ी बजाते हैं वो सड़कों के किनारे खड़े होते हैं, उनको हिजड़े कहा जाता है। और फिलहाल यूनाइटेड नेशन का एटीट्यूड जो है वो हिजड़ों जैसा ही है, चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। उसको पता है उसकी आंखों के सामने गलत हो रहा है, बट वो चाह के कुछ नहीं कर सकता। दुनिया की कंट्रीज के ऊपर अमेरिका अटैक करे, किसी सोवरेन कंट्री की टेरिटरी कैप्चर कर ले, ये किसी भी कंडीशन में एक्सेप्टेबल नहीं है। International law and use of force core principles. Modern international laws rests on sovereign equality of states. सब कंट्रीज बराबर हैं, सबके पास सोवरेनिटी इक्वल है, चाहे वो बहुत छोटी आइलैंड कंट्री भी है उसके पास भी सोवरेनिटी है। देन नॉन यूज ऑफ फोर्स इन इंटरस्टेट रिलेशन। अब इंटरस्टेट रिलेशन में आपको फोर्स यूज करने की कोई अथॉरिटी किसी कंट्री को नहीं मिलती। हालांकि वो चाइना ने भी, रशिया ने भी यूज किया, वो अमेरिका भी यूज कर रहा है। हो सकता है कल को चाइना भी ताइवान के केस में यूज करे, फिर तो उस केस में हमारा भी तो लीगल बनता है हम JNK के अंदर इंटरफेयर कर ले। और ये टेंडेंसी होगी, देखना बेटा, ये होगा जरूर, यही होना है। जब बड़ी बड़ी कंट्रीज, बड़ी बड़ी पावर्स इस तरह से एरियाज को कैप्चर करना शुरू कर देंगी, अपनी जो इंपीरियलिज्म पॉलिसीज के ऊपर आ जाएंगी, तो अल्टीमेटली डिक्लाइन ही होगा इंटरनेशनल सिस्टम का, जब हर कंट्री, हर इंडिविजुअल अपने अपने बारे में सोचेगा। देन उसके बाद these principles were institutionalized after the World Bank II through the United Nations Charter aimed at preventing unilateral aggression. तो यूनाइटेड नेशन चार्टर का प्रोविजन आर्टिकल 2 क्लॉज 4 क्या कहता है? प्रोहिबिट थ्रेट्स और यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। किसी की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की आप वायलेशन नहीं करोगे। पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट की पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस को आप वायलेट नहीं करोगे, उसको क्रॉस नहीं करोगे। देन only two recognized exceptions are UN Security Council Authorization Chapter 7 self defense under Article 51 strictly in response to any armed attack। अगर आपकी कंट्री पर कोई अटैक हुआ, उस केस में आप अपने आप को डिफेंड करने के लिए जो भी मिलिट्री एक्शन लोगे वो एक्सेप्टेबल है। और उसके बाद any military action outside these exceptions is prima facie illegal under the international law। अब इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है। और पहला हम लोगों ने डिस्कस किया ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की ऑथराइजेशन। अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल किसी कंट्री पर ऐसा एक्शन करने की इजाजत देता है, परमिशन देता है, तो लीगल है। या किसी कंट्री के ऊपर अगर अटैक हुआ तो अपनी डिफेंस के लिए वो जो कर सकता है, ये दोनों लीगल माने गए। पर हम लोगों ने देखा कि यूनाइटेड नेशन ने, जब अमेरिका ने इराक के ऊपर अटैक किया तो यूनाइटेड नेशन ने इसकी परमिशन नहीं दी थी। अमेरिका यूनिलैटरली इराक के ऊपर अटैक करता है और वहां पर जो सद्दाम हुसैन थे उनको मार डालता है, वहां पर फांसी दे देते हैं उसको बाद में फिर। सो एनी मिलिट्री एक्शन आउटसाइड दीज एक्सेप्शंस प्राइमा फेसी इलीगल अंडर द इंटरनेशनल लॉ। हर हालत में इंटरनेशनल लॉज की वायलेशन है अगर ऐसा कुछ होता। वायलेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर फ्रेमवर्क, रीसेंट यूएस मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट वेनेजुएला लैक्ड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ऑथराइजेशन, डू नॉट सेटिस्फाई द सेल्फ डिफेंस थ्रेशोल्ड। अब पॉइंट ये है, दुनिया की हर कंट्री को अमेरिका की जरूरत है। इसके कि ना तो यूरोपियन कंट्रीज बोलेंगी, ना अफ्रीकन बोलेंगी, ना एशियन कंट्रीज बोलेंगी। अगर ये सब कुछ ऐसे ही होगा फिर तो एक ना एक दिन आपका नंबर भी आएगा ना, तो इस चीज को कोई डिनाई नहीं कर सकता। कॉन्सिक्वेंटली वायलेट्स आर्टिकल 2 क्लॉज 4 ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर अंडरमाइन द प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरवेंशन। तो इसका मतलब ये है कि नॉन इंटरवेंशन के जो फॉर्मूला है, जो प्रिंसिपल है, उसकी वायलेशन कर रहा है। फोर्सिबल इंटरफेरेंस इन डोमेस्टिक पॉलिटिकल लीडरशिप चैलेंजेस द लेजिटिमेसी ऑफ मल्टीलेटरल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस, वीकन कलेक्टिव रिस्ट्रेंट मैकेनिज्म। बहुत सारी जितनी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल जो बनी थी, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट पहले भी देखा था, जब लीग ऑफ नेशन बनी थी उसका काम ये था वॉर को रोकना। अल्टीमेटली वो खुद ही जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाती हैं। उसी तरह से यूनाइटेड नेशन जो बनाया गया है, इंटरनेशनल पीस के लिए बनाया गया, पर अल्टीमेटली दे आर नॉट डूइंग व्हाट द रिस्पांसिबिलिटी इज गिवन टू दीज ऑर्गेनाइजेशंस। तो चैलेंजेस द लेजिटिमेसी ऑफ मल्टीलेटरल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस, उनकी जो अथॉरिटी है उसको चैलेंज करता है। वीकन कलेक्टिव रिस्ट्रेंट मैकेनिज्म, उसको भी ये जो है वो वीक करता है। ब्रेकडाउन ऑफ द बैलेंस ऑफ पावर, कोल्ड वॉर पीरियड है, बाइपोलैरिटी इंश्योर्स रिस्ट्रेंट्स मल्टीलेटरल या म्यूचुअल डेटरेंस, लिमिटेड यूनिलेटरल मिलिट्री एक्शंस। बाइपोलैरिटी इंश्योर्स रिस्ट्रेंट। अब इसका मतलब ये है कि इसका अल्टीमेट सोर्स जो है, अल्टीमेट एंड यही है कि दुनिया जो है बाइपोलर होनी चाहिए। बाइपोलर यानी अमेरिका का मुकाबला करने के लिए रशिया जैसी कोई बड़ी कंट्री होनी चाहिए जो उसके हर एक्शन, जो भी एक्शन उसका लीगल इलीगल है, उसको हर एक्शन में उसको क्रिटिसाइज करे, रोके उसको, यूनाइटेड नेशन में उसके अगेंस्ट प्रपोजल लेके आए, नहीं तो अपनी फोर्सेस खड़ी कर दे। जैसे अभी रिसेंटली सुनने को मिल रहा है कि रशिया ने क्यूबा में अपनी जो न्यूक्लियर जो सबमरीन है उसको वहाँ पर उसको डिप्लॉय किया है। अब लेट्स सी वो क्या होता है, वो सिर्फ थ्रेट का है या फिर कुछ उसका एक्शन भी होगा। देन म्यूचुअल डेटरेंस, लिमिटेड यूनिलैटरल मिलिट्री एक्शंस, अगर ऐसा कुछ होगा, कोई बड़ी फोर्स करेगी तो फिर मिलिट्री एक्शन जो है उनको डेटरेंस आता है कि सामने की तरफ से जवाब भी आएगा।
हिस्टोरिकल इलस्ट्रेशंस के अंदर 1971 बांग्लादेश वॉर के अंदर काउंटर डेवलपमेंट प्रिवेंटेड एस्केलेशन। तो वहाँ पर 1971 में बांग्लादेश वॉर के अंदर कह रहे हैं कि जब इंडिया वहाँ पर अपनी जो फोर्सेस भेजता है, तो अमेरिका इंडिया की तरफ अटैक करने के लिए अपनी 7th फ्लीट भेजता है, तो रशिया अपनी जो न्यूक्लियर सबमरीन थी उनकी डिप्लॉयमेंट कर देता बे ऑफ बंगाल में, जिसकी वजह से एस्केलेट नहीं होता। सिमिलरली ये जो यौम किपुर वॉर हुई थी, सुपर पावर प्रेशर फोर्स डिप्लोमेटिक सोल्यूशन, ये अरब इजराइल वॉर है, तब भी ऐसा ही कुछ कुछ किया गया था। तब रशिया और चाइना दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट आ गए थे, वो एस्केलेट नहीं हुई थी क्योंकि रशिया दूसरी तरफ आ गया था। तो पोस्ट 1991 ग्लोबल ऑर्डर में क्या आता है? 1991 यानी कि सोवियत यूनियन का जब कोलैप्स हो जाता है, उसके बाद की कंडीशंस क्या कहती हैं? यूनिपोलर डोमिनेंस है, रिड्यूसेस एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट्स ऑन यूएस मिलिट्री पावर। यूनिपोलर डोमिनेंस मतलब इसका मतलब ये है कि रशिया के डिक्लाइन के बाद या यूएसएसआर के डिक्लाइन के बाद अमेरिका दुनिया में एक ही बचा जिसको पूरी दुनिया जो है वो ना तो डैडी ऑफ द वर्ल्ड मानती है। तो अमेरिका को बाप जैसा बिहेव करना भी चाहिए। ये तो बच्चों की प्रॉपर्टी पर, जिससे बहुत छोटे हैं उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जे कर रहा है। इंडियन हिस्ट्री में भी, इंडियन माइथोलॉजी में भी ऐसे लोग जो करते हैं उनके ऊपर एक्शन होता जरूर है, उनका डिक्लाइन होता जरूर है। अमेरिका फिलहाल तक तो बड़ी बड़ी पावर है, इकोनॉमी के हिसाब से वो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। रिड्यूस्ड एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट्स ऑन यूनियन मिलिट्री पावर, रिजल्ट क्या हुआ? रिपीटेड इंटरवेंशन इन वेस्ट एशिया and Latin America, declining effectiveness on balance of power checks, expansion of preemptive military doctrine, increasing reliance on preemptive and preventive use of force। तो फोर्स का यूज होना चाहिए, बट हु विल डिप्लॉय द फोर्स? यूनाइटेड नेशन की अपनी को फोर्स तो है नहीं, वो दुनिया के दोषों से उधार में फोर्स मांगता है, किसी कंट्री में डिप्लॉय कर दी जाती है, जिसको मैंने कहा यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस होती हैं, जो वॉर के लिए नहीं जाती, सिर्फ पीस बनाने के लिए जाती हैं, गोली चलाना उनको अलाउड नहीं होता। So justification often include terrorism, weapon proliferation and transnational crime। तो नॉर्मली इन केसेस के अंदर हम लोग मानते हैं कि ये आमतौर के ऊपर ये चार्जेस लगाए जाते हैं, फलानी कंट्री ये काम कर रही थी, जैसे अमेरिका ने चार्जेस लगाए थे इराक के ऊपर कि वो केमिकल वेपन उसने अपने पास रखे हुए हैं, या फिर ये टेररिज्म फैला रही है, या फिर वेपन का प्रोलिफरेशन कर रही है, या फिर ट्रांसनेशनल क्राइम को प्रमोट कर रही हैं। इन द वेनेजुएला कंटेक्स्ट, क्लेम्स ऑफ नार्को टेररिज्म लैक स्ट्रॉन्ग एम्पिरिकल बेसिस, क्वेश्चन अराइज ओवर नेसेसिटी एंड प्रोपोर्शनैलिटी। अब यहाँ पर उनके ऊपर जो चार्जेस लगाए वो यही कि नार्को टेररिज्म है, इनकी कंट्री से मेरे यहाँ पर जो है वो नशीले जो प्रोडक्ट हैं वो आते हैं, हेरोइन वगैरह, चर्स, गांजा जो है वो सब आता है, जिसकी वजह से मेरे यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या कि इंक्लूडिंग नेचुरल रिसोर्सेज अपीयर इन्फ्लुएंशियल। अब नाउ द पॉइंट इज, अमेरिका से कोई ये पूछे कि दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री है और अगर अपने यहाँ पर वो जो ड्रग ट्रैफिकिंग है उसको नहीं रोक सकती, तो काहे का पावरफुल? मानते हैं कि ये होता भी होगा, इसमें कोई शक नहीं है, सब कंट्रीज करती हैं। मैक्सिको उसमें इन्वॉल्व है, उसमें वेनेजुएला है, उसके अंदर एक दो कंट्रीज और भी हैं, एक कंट्री और भी, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। तो उन्होंने न्यूक्लियर सबमरीन बना ली थी, प्लास्टिक की सबमरीन, जिसके थ्रू वो इस तरह के ड्रग सप्लाई करते थे। ऊपर ही है वो कंट्री, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका। इम्प्लीकेशन ऑफ द ग्लोबल ऑर्डर, सिस्टमेटिक बाईपासिंग द इंटरनेशनल लॉ इरोड्स कोलंबिया। कोलंबिया ऐसा करता है। नेक्स्ट, इरोड्स यूनाइटेड नेशन अथॉरिटी। अब अल्टीमेटली इन सब में डिक्लाइन किसका हो रहा है? डिक्लाइन हो रहा है यूनाइटेड नेशंस का, उसकी अथॉरिटी का। इसका मतलब कि यूनाइटेड नेशन की अथॉरिटी, उसकी जो जो पावर उसको मिली है, या फिर उसकी जो लीगैलिटी है, ये सब चैलेंज हैं कि तुम कर क्या रहे हो वहां पे बैठ के। देन उसके बाद इरोड यूएन अथॉरिटी है, नॉर्मलाइज यूनिलैटरलिज्म है, क्रिएट्स प्रेसिडेंट्स ओवर मेजर पावर्स में एम्यूलेट इमर्जिंग पावर डायनामिक्स हैं, चाइना इंक्रीजिंगली सीन एज द ओनली इफेक्टिव कंट्री वेट काउंटर वेट। तो कुल मिला के चाइना से उम्मीद आ रही है, पर चाइना भी इतना पावरफुल नहीं है। टेक्टिकल अलाइनमेंट है, रशिया चाइना एग्जिस्ट, बट स्ट्रक्चरल राइवलरी लिमिट स्टेबल मल्टीपोलैरिटी इन द नेक्स्ट टर्म। तो हो सकता है कि ये दोनों कंट्री मिलके आए, बट ऐसे कोई चांसेस फिलहाल नजर नहीं आ रहे। इम्प्लीकेशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, a weakened rules based order poses risk for India which traditionally relies on international law and multilateralism। तो हमारे जैसी कंट्रीज जो दुनिया में इंटरनेशनल लॉ पर डिपेंडेंट है, या फिर ये मानती हैं दुनिया में पीस के लिए ये इंटरनेशनल लॉज बने हैं, तो उसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारे लिए भी थ्रेट है। देन उसके बाद स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव्स फॉर इंडिया, स्ट्रेंथन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, एस्टेब्लिश करो अपनी, बिल्ड क्रेडिबल डिफेंस इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटीज अपनी डेवलप करें, डाइवर्सिफाई डिप्लोमेटिक एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप। की टेकअवेज क्या है? इन द वर्ल्ड वेयर लॉ इज इंक्रीजिंगली ओवररिडन बाय पावर, नेशनल कैपेबिलिटी रिमेन्स द यूनिलैटरल अल्टीमेट गारंटर ऑफ द सोवरेनिटी। तो कंक्लूजन आप देख लेना उसमें।
तो दुनिया की कोई भी कंट्री, हम तो खैर ठीक-ठाक साइज़ है इंडिया का, और शायद अमेरिका हमारे साथ वेनेजुएला जैसी करने की हिम्मत नहीं करेगा। बट द पॉइंट इज़, वो सारी कंट्री जो साइज़ में छोटी हैं, इकोनॉमिकली, ज्योग्राफिकली या स्ट्रैटेजिकली, जो अमेरिका से छोटी हैं, वो सब में कहीं न कहीं अमेरिकन थ्रेट आ गया। पहली बात तो ये कि अमेरिका कह रहा है कि तुम्हारे ऊपर मैं टैरिफ लगा दूँगा। तो इन तरह की छोटी कंट्रीज़ को अमेरिका टैरिफ से डरा रहा है। अगर जो कंट्री टैरिफ से नहीं डर रही, उन कंट्रीज़ के ऊपर अमेरिका अटैक करेगा। ना, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। यूरोपियन यूनियन में भी लोग अमेरिका के अगेंस्ट हैं, फ्रांस अमेरिका के अगेंस्ट है, जर्मनी भी अमेरिकन पॉलिसीज़ के अगेंस्ट आ रहा है। जापान के ऊपर भी अमेरिका ने इसी तरह की चीज़ें इम्पोज़ की थी। जापान टोटली डिपेंडेंट है अमेरिका के ऊपर। हमारे साथ ऐसी कंडीशन नहीं है कि हम अमेरिका के ऊपर किसी तरह से स्ट्रैटेजिकली हम अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट हों। अमेरिका ने ये जो चीज़ें जिनके ऊपर इम्पोज़ की थी, वो स्ट्रैटेजिकली अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट थी। उन सब की जो डिफेंस है वो अमेरिका देखता है, इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन की डिफेंस भी अमेरिका देखता है। उसी का डर बना के अमेरिका जो ग्रीनलैंड है उसको कैप्चर कर